गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारियों को आप लोग बहुत ज़बरदस्त तरीके से आप लोग कर रहे होंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट आज हम 10th क्लास मैथ शुरू करेंगे जिसमें हमारा पहला चैप्टर चल रहा है। इससे पहले हम 3 लेक्चर आपको दे चुके हैं जिसमें हमने 2 लेक्चर में संख्याओं के बारे में पढ़ा था और तीसरे लेक्चर में हम लोगों ने एलसीएम का पोस्टमार्टम किया था। आज हम लोग क्या करेंगे, एचसीएफ का पूरी तरह से पोस्टमार्टम करेंगे। ठीक है, और आपको उसको बेसिक तरीके से समझते हुए उसको उस लेवल पर लेके जाएंगे जिस लेवल पे हमें एग्जाम में क्वेश्चन करने हैं। ठीक है स्टूडेंट, चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो देखिए डियर स्टूडेंट, ये जो हमारा एचसीएफ होता है, एचसीएफ की फुल फॉर्म होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हिंदी में बोलें तो महत्तम ओवरनिष्ठ फैक्टर का मतलब होता है गुणनखंड। महत्तम ओवरनिष्ठ गुणनखंड। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो एचसीएफ का फुल फॉर्म है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसको हम यहाँ से हिंदी बोल सकते हैं हाईएस्ट को महत्तम, कॉमन के लिए ओवरनिष्ठ और फैक्टर के लिए गुणनखंड। तो ये एचसीएफ की फुल फॉर्म हो गई और इसी से हम मतलब निकालेंगे एचसीएफ का मतलब क्या होता है। ठीक है ना, इसी से हम निकालने वाले हैं। पहले हम नाम से समझेंगे, नाम से क्या मतलब होता है एचसीएफ का। उसके बाद जिस लेवल पे हमें एग्जाम में क्वेश्चन को करना है या बाद में क्वेश्चन को बनाना है हम लोगों को, उस लेवल पे हम बात करेंगे। लेकिन स्टार्टिंग हमारी यहीं से रहने वाली है और धीरे धीरे हमारा लेवल वहाँ तक पहुँचेगा जिस लेवल पे हम लोग क्वेश्चन लगा रहे होंगे। ठीक है, देखिए समझते हैं इसको। हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे हमारे पास एक संख्या है 6 और एक संख्या हमारे पास 8। हम 6 और 8 का एलसीएम निकालना चाहते हैं, सॉरी एचसीएफ निकालना चाहते हैं। अब देखिए हमें क्या करना है, हमें 6 और 8 के क्या लिखने हैं, फैक्टर लिखने हैं। ठीक है, तो फैक्टर क्या होते हैं, ऐसी संख्याएं जो 6 को क्या कर सके, डिवाइड कर सके, पूरा पूरा उसे काट सके, तो उन संख्याओं को हम कहेंगे 6 के फैक्टर, 6 के गुणनखंड। तो 6 को 1 काट सकता है, 6 को 2 काट सकता है, 3 काट सकता है और 6 को 6 काट सकता है। इसी प्रकार से अगर 8 की बात करें तो 8 को 1 काट सकता है, 2, 4, 8। ठीक है, अब देखो ये हो गया आपके 1, 2, 3, 6 के फैक्टर हो गए और 1, 2, 4, 8 के फैक्टर हो गए। ठीक है, अब 6 से बड़ी ऐसी और कोई संख्या नहीं होगी जो 6 को विभाजित कर सके, 8 से बड़ी ऐसी और कोई संख्या नहीं होगी जो 8 को विभाजित कर सके। तो इस प्रकार से 6 के फैक्टर आएंगे ये और 8 के फैक्टर आएंगे ये। अब हमें क्या देखना है, हमारा एचसीएफ वो फैक्टर होता है जो कॉमन हो और सबसे बड़ा हो। महत्तम मतलब सबसे बड़ा, ऐसा गुणनखंड जो कॉमन हो और सबसे बड़ा हो। तो हम यहाँ पे जो एचसीएफ निकाल रहे हैं वो 2 संख्याओं का निकाल रहे हैं, 6 और 8 का। तो जो हमारा गुणनखंड है इन दोनों में कॉमन होना चाहिए। अगर मान लो 3 संख्याओं का एलसीएम निकाल रहे होते तो वो जो फैक्टर है वो तीनों में कॉमन होना चाहिए था। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर इसकी बात करें तो वो फैक्टर जो कॉमन हो दोनों में और सबसे बड़ा हो, तो हमें साफ साफ यहाँ पे नज़र आ रहा है जो हमारा 2 है वो आपका दोनों में कॉमन भी है और सबसे बड़ा फैक्टर भी है। इससे बड़ा ऐसा कोई फैक्टर नहीं है जो कॉमन हो, है ही नहीं। 3 यहाँ है तो 3 यहाँ नहीं है, 6 यहाँ है तो यहाँ नहीं है, 8 यहाँ है तो यहाँ नहीं है। लेकिन 2 ही एक ऐसा फैक्टर है जो दोनों में भी है और सबसे बड़ा भी है। तो इस प्रकार से जो हमारा एचसीएफ आएगा किसका, 6 और 8 का, ये लिखने का तरीका इस तरीके से लिखते हैं ब्रैकेट में लगा के इसको। तो कितना आ रहा है हमारा ये 2, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से एक एग्जाम्पल और लेते हैं। जैसे हमारे पास एक संख्या है 12 और एक संख्या ले लेते हैं
मान लेते हैं 24 ले लेते हैं। ठीक, बारह के फैक्टर 1 2 3 4 6, उसके बाद सीधा 12। ठीक है, 6 और 12 के बीच में ऐसा कोई संख्या नहीं होगी जो 12 को पूरी तरह विभाजित कर सके, क्योंकि 7 8 9 10 11 12 नहीं आएगा। 24 के लिए इसको 1 कर देगा विभाजित, 2 कर देगा, 3 4 6 8 9 10 11 12, 12 के बाद सीधा नंबर आएगा 24 का। ठीक है, अब देखिए ये जो है आपके 12 के फैक्टर हैं और ये जो आपके 24 के फैक्टर हैं। फैक्टर कुछ नहीं है, वो संख्याएं जो इसे क्या कर सके, पूरा पूरा विभाजित कर सकें। तो जितने भी मैंने यहाँ पे ये लिखे हैं, ये सब के सब क्या कर रहे हैं, 24 को विभाजित कर रहे हैं पूरी तरीके से। तो इसलिए ये क्या है, इसके सब फैक्टर हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखो 5 नहीं है, क्यों? क्योंकि 5 24 को पूरा पूरा नहीं भाग कर सकता। यहाँ पे 7 नहीं है, क्योंकि 7 इसे भाग नहीं कर सकता। 10 नहीं है, 22 नहीं है, 19 नहीं है, 18 नहीं है। क्यों? क्योंकि ये ऐसी संख्याएं हैं जो 24 को विभाजित नहीं कर सकती, और जो संख्याएं 24 को विभाजित नहीं कर सकती वो 24 के फैक्टर नहीं होंगे। ठीक है, अब देखिए हमें क्या करना है, 12 और 24 का एचसीएफ लेना है। तो एचसीएफ क्या होता है, ऐसा फैक्टर जो कॉमन हो और सबसे बड़ा हो। तो यहाँ पे हम साफ साफ देख रहे हैं जो 12 है ये दोनों में कॉमन भी है और सबसे बड़ा फैक्टर भी है, कॉमन भी है दोनों में और सबसे बड़ा फैक्टर है। तो इस प्रकार से जो आपका एचसीएफ आ रहा है 12 और 24 का, वो है हमारा 12। ठीक है, अब देखिए इन दो एग्जाम्पलों के माध्यम से हमने एचसीएफ को समझा। इसकी जो फुल फॉर्म होती है, एचसीएफ की जो फुल फॉर्म है, उससे हमने दी गई संख्याओं का एचसीएफ निकालना सीखा। ठीक है, इस फुल फॉर्म का मीनिंग क्या है, और बेसिक तरीके से बात करें तो बेसिक यही होता है एचसीएफ ज्ञात करने का। अब देखो यहाँ पर एक आप बात नोटिस कर पा रहे हैं, एक बात ये नोटिस कर पा रहे हैं आप लोग कि यहाँ पे जो 6 और 8 का एचसीएफ आया है, वो जो एचसीएफ है वो दी गई संख्याओं को भाग कर सकता है। फिर 2 भी 6 को भाग कर देगा और 2 8 को भी भाग कर देगा। सेम इसी प्रकार से यहाँ जो हमारा एचसीएफ 12 आया है, ये क्या कर रहा है, 12 इसको भी भाग कर देगा और इसको भी भाग कर देगा। तो यहाँ से इन दो एग्जाम्पलों से एक बात कंफर्म हो रही है कि जो एचसीएफ आता है वो दी गई संख्याओं को विभाजित कर देता है, और ये जो एचसीएफ है ये सबसे बड़ी संख्या होती है, क्योंकि 2 से बड़ी ऐसी और कोई संख्या नहीं हो सकती जो 6 और 8 दोनों को विभाजित कर सके। 12 से बड़ी ऐसी और कोई संख्या नहीं हो सकती जो 12 और 24 को एक साथ विभाजित कर दे, कोई संख्या ही नहीं है। ठीक है ना, तो इसलिए क्या है, सबसे बड़ी संख्या है। तो एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो, एचसीएफ वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं को पूरी तरह विभाजित करती है। एचसीएफ वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं को पूरी तरह विभाजित करती है। ठीक है स्टूडेंट, तो इस बात से हमने ये मतलब निकाल लिया कि हमारा जो एचसीएफ होगा, एचसीएफ वह बड़ी से बड़ी संख्या होगी जो दी गई संख्याओं को पूरी तरह विभाजित करती है या कर सके उसे। ठीक है, चलिए अब देखिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए डियर स्टूडेंट, अब तक हमने उसके फुल फॉर्म यानी कि उसके नाम की सहायता से हमने समझा था कि दी गई संख्याओं का एचसीएफ कैसे ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, अब हम समझेंगे
अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ कैसे ज्ञात किया जाता है। ठीक है, और ये जो अभाज्य गुणनखंड विधि जो हम एचसीएफ ज्ञात करते हैं ये हम छोटी क्लासों में सीख चुके हैं। हम 7 क्लास में 8 क्लास में हमने ये खूब सीखा है कि हम अभाज्य गुणनखंड विधि से किस प्रकार से दी गई संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात कर सकते हैं। तो ये हमारे लिए कोई नई बात नहीं होगी। ठीक है ना, चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए फिर से मैं एग्जाम्पल वही ले रहा हूँ, अपने पुराने एग्जाम्पल। जैसे पहला हमारे 6 है और 8 है। अब हमें क्या करना है, इनके अभाज्य गुणनखंड करने हैं। अभाज्य गुणनखंड मतलब ऐसे गुणनखंड जो किसी और संख्या से विभाजित ना हो सके। तो आपने सीखा है भाई 6 के गुणनखंड हम ऐसे कर सकते हैं, 2 तिया 6, 3 ही करना 3। इसी प्रकार से 8 के कर सकते हैं, 2 दूनी 4, सॉरी 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 ही करना 2। तो 6 के अभाज्य गुणनखंड आए 2 गुणा 3 और 8 के आए 2 गुणा 2 गुणा 2। ठीक है, अब हम फिर उसके बाद क्या करते थे, इसमें दोनों में जो कॉमन है इनका हम इस प्रकार से जोड़ा बनाते थे। ठीक है, इस प्रकार से जोड़े बनाते थे। जो मतलब कॉमन संख्याएं हुआ करती थी या जो कॉमन अभाज्य गुणनखंड हुआ करते थे हम उनके क्या बनाते थे, वहाँ पे पेयर बनाते थे, उनके जोड़े बनाते थे। ठीक है, अब जो जोड़े से बच जाते थे उन्हें हम छोड़ देते थे एचसीएफ के अंदर। तो इस प्रकार से जब हम एचसीएफ बताएंगे 6 और 8 का, तो वो क्या होगा, आपको इस जोड़े में से एक संख्या ले लेनी है। यही हमारा क्या आएगा, आंसर। और आपको याद होगा अगर मुझे इसका एलसीएम निकालना हो तो एलसीएम कैसे निकलेगा, जो आपके जोड़े में है जोड़े में से एक संख्या लो और जो बिना जोड़े के बच गई हैं यहाँ पे, इन सभी को यहाँ पे गुणा पे लगा दो। जो जोड़े बनने से रह जाती हैं उन सभी को यहाँ गुणा पे लगा दीजिए। तो 2 भी, ये 3 आएगा, 1 मिनट, उसके बाद 2 × 2। तो इस प्रकार से हमारा एलसीएम कितना आएगा, यहाँ से 2 तिया 6 दूनी 12, 12 दूनी 24। तो ये हम ऐसा निकाल लेते थे। तो ये हमारा 2 एचसीएफ आया और 24 हमारा एलसीएम है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल थे हमारे 12 और 24। 12 और 24 का हमें क्या निकालना है, एचसीएफ ज्ञात करना है। ठीक है, लेकिन इस्तेमाल क्या करना है हमें, अभाज्य गुणनखंड विधि। तो हमें क्या करना है, इसके अभाज्य गुणनखंड कर लेने हैं। तो 12 के कर लेते हैं, दो छक्का 12, 2 तिया 6, 3 ही करना 3। ऐसे 24 के करेंगे, 2 से 12 बार, 2 से 6 बार, 2 तिया 6 और 3 ही करना 3। तो 12 के आ रहे हैं 2 गुणा 2 गुणा 3 और 24 के आ रहे हैं 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। 2 दूनी 4, दूनी 8, या 24 सही है। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, इनके पेयर बनाएंगे। एक पेयर ये बनेगा, एक पेयर ये बनेगा और एक पेयर हमारा ये बनेगा। ठीक है, अब जब हम इसका एचसीएफ आंसर करेंगे तो उसमें क्या होगा, इसके अंदर जो आपके जोड़े बनाए हमने, पेयर बनाए, इनमें से एक एक संख्या हमें यहाँ पे लेनी है। तो इसमें से एक संख्या ले लो, 2 आ गया, यहाँ से एक संख्या ले लो, 2 आ गया, और यहाँ से कितना आएगा आपका 3, और इन सभी को गुणा में लगा देना है। जो जोड़े बन रहे हैं इन जोड़ों में से एक एक संख्या आपको लेनी है और उनकी गुणा कर देनी है। ऐसे बन जाता है 2 दूनी 4 तिया 12। देखो वही आंसर आया जो पहले आया था, जो हमारा बेसिक तरीके से आंसर आए थे वही आंसर हमारे अभाज्य गुणनखंड विधि से आ रहे हैं। ठीक है, अब यहीं पे अगर हम एलसीएम की बात करें इसके, तो एलसीएम कितना बनेगा, जो हमारे जोड़े बने हैं इनमें संख्या लेनी होती है। ठीक है, उसके बाद जो जोड़े बनने से रह जाती हैं उन्हें गुणा पे लगा दे देते हैं। तो इस प्रकार से हमारा क्या आएगा, ये 2 दूनी 4 तिया 12 दूनी 24। 24 क्या हो गया, इसका एलसीएम हो गया। ठीक है डियर स्टूडेंट, अब देखिए ये तरीका हमारा हो गया अभाज्य गुणनखंड विधि से।
अब देखो इसी अभाज्य गुणनखंड विधि में हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा एक्सट्रीम लेवल पे लेके जाते हैं, मतलब थोड़ा सा इसको एक लेवल इसका और बढ़ाते हैं। ठीक है, उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे जो 6 और 8 हैं इनके जो हमने गुणनखंड लिखे हैं इन्हें क्या करेंगे, पावर के रूप में लिखेंगे। जैसे यहाँ पे 2 कितनी बार आया है, 1 बार, तो पावर 1 लिख देंगे। 3 कितनी बार है, 1 बार, तो जितनी बार आ रहा है उतनी उसकी घात लगा देते हैं। और यहाँ पे 2 कितनी बार आ रहा है, 3 बार। ठीक है, और जो हमारा एचसीएफ आंसर हुआ है उसमें 2 कितनी बार है, 1 बार। उसके बाद इस वाले एग्जाम्पल में नोटिस करें तो इसमें कहानी क्या है, 2 आया है इसमें 2 बार तो पावर 2 आएगी, 3 आया है 1 बार तो 1 आएगी। यहाँ पे 2 आया है 3 बार और 3 आया है 1 बार। और अपने एचसीएफ पे जरा फोकस करें तो यहाँ पे 2 आया है 2 बार और 3 आया है 1 बार। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इन्हें घातों से सोचना है कि इस एचसीएफ पे कैसे पहुंचा जाएगा, इन घातों से एचसीएफ पे कैसे पहुंचा जाएगा या पहुंचा गया है। तो देखो हम यहाँ पे एक बात नोटिस कर पा रहे हैं कि यहाँ पे 2 आया है और 2 क्या आया आपका, 6 के गुणनखंड में भी है और 8 के गुणनखंड में भी है, यानी कि दोनों का कॉमन है। यानी कि यहाँ जो अभाज्य गुणनखंड आ रहा है वो दोनों संख्याओं का क्या है, कॉमन है, दोनों संख्याओं में से का उभयनिष्ठ है, दोनों संख्याओं का उभयनिष्ठ है। और घात कौन सी लेके आ रहा है हमारे, ये देखो 2 की पावर यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 की पावर 3 है, तो पावर कौन सी आ रही है, यहाँ पे छोटी आ रही है। यानी कि 1 जो है पावर छोटी है, 3 पावर क्या है इसमें बड़ी है, तो छोटी पावर लेके आ रहा है ये। और जो गुणनखंड कॉमन नहीं है वो यहाँ पे आ ही नहीं रहा है। जैसे आपका 3 6 में है लेकिन 3 8 के गुणनखंड में नहीं है, तो 3 आपका कॉमन नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे एचसीएफ में भी 3 नहीं आ रहा है। सेम इसी प्रकार से अगर यहाँ बात करें हम लोग तो ध्यान से देखें तो हमारा देखो 2 यहाँ भी है 2 यहाँ भी है, दोनों जगह है, इसलिए हमारा एचसीएफ में भी 2 दिख रहा है। ऐसे हमारा 3 12 के गुणनखंड में भी है और 3 24 के गुणनखंड में भी है, तो इसलिए 3 यहाँ भी आ रहा है। लेकिन जो इनकी पावर आ रही हैं वो कौन सी हैं, देखो 2 की पावर यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 2 की पावर 3 है, तो और ऐसे अपनी 2 की पावर आई है वो कितनी आई है, 2, यानी कि छोटी घात आ रही है। तो यहाँ पे घात 2 है, 2 की और एक 3 है, दोनों में से कौन सी आई उसकी छोटी घात। अब 3 की बात करें तो 3 में अगर बात करें तो यहाँ भी पावर 1 ही है, यहाँ भी पावर 1 ही है, 1 से बड़ी घात कोई है ही नहीं। ठीक है ना, तो यहाँ पे पावर कितनी आई है, 1 ही आई है, क्योंकि यहाँ भी 1 यहाँ भी 1, तो अब सबसे छोटी क्या लेंगे, 1 ही रहेगी। ठीक है ना, तो इस प्रकार से तो हमने मोटी मोटी एक बात नोटिस करी कि जो हमारे अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा जो हम एचसीएफ ज्ञात करते हैं उसमें क्या होगा, जो एचसीएफ में गुणनखंड आएगा वो दी गई संख्याओं में उभयनिष्ठ होगा और अपनी जो पावर लेके आएगा, अपनी जो घात लेके आएगा वो सबसे छोटी घात लेकर आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारी एचसीएफ की एक नई परिभाषा बनेगी। तो देखिए अब जो हमारी नई डेफिनेशन बनी वो क्या है, संख्याओं में उपस्थित जिन संख्याओं का आप एचसीएफ ज्ञात कर रहे हैं उन संख्याओं की बात हो रही है। ठीक है, तो संख्याओं में उपस्थित प्रत्येक उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ मतलब कॉमन अभाज्य गुणनखंड, जैसे अगर 12 और 24 में बात करें तो इसमें आपका उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड क्या क्या है, एक 2 है और एक 3 है, 2 यहाँ भी है यहाँ भी है, तो 3 यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो 3 हमारे जो अभाज्य गुणनखंड है दोनों ये 2 और 3 ये कैसे हैं आपके कॉमन हैं, उभयनिष्ठ हैं। ठीक है, और इनकी सबसे छोटी घात लेनी है, सबसे छोटी घात का गुणनफल होता है एचसीएफ। जिन संख्याओं का आप एचसीएफ ज्ञात करना चाहते हैं उन संख्याओं में उपस्थित प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात का गुणनफल होता है। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे 2 आपका दोनों में उभयनिष्ठ है, आपका उसकी सबसे छोटी घात आई है, 3 दोनों में उभयनिष्ठ है,
उसकी सबसे छोटी घात आई है, और उनका क्या करा हमने, ये गुणनफल, यानी कि दोनों की गुणा करके हमने क्या बनाया है, एचसीएफ बनाया है। सिंपल। परिभाषा याद ना रहे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमें क्या करना है, हम जिन संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें हमें क्या लेना है, एचसीएफ में जो अभाज्य गुणनखंड दोनों में कॉमन हो वो लेने हैं, और उनकी सबसे छोटी घात लेनी है। पहली बात, वो अभाज्य गुणनखंड हमें एचसीएफ में लेने हैं जो दोनों में कॉमन हो, ठीक है, और उनकी सबसे छोटी घात हो। अब देखो, छोटी घात और बड़ी घात का एक लिंक मैं आपको दे देता हूं। जैसे हम एलसीएम में बात कर रहे थे, एलसीएम की बात कर रहे थे, तो एलसीएम में कहानी क्या थी भाई, एलसीएम में हम लोग क्या ले रहे थे, जो हमारे अभाज्य गुणनखंड आ रहे थे उनकी सबसे बड़ी घात ले रहे थे, उनकी सबसे बड़ी घात का गुणनफल था। और जबकि एचसीएफ में क्या है, सबसे छोटी घात का गुणनफल है। तो हम कैसे लिंक करेंगे इसको, देखो ये क्या होता है आपका, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट मतलब सबसे छोटा, और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट मतलब सबसे बड़ा। तो देखो, ये बस याद करने के लिए बता रहा हूँ मैं आपको, भाई वैसा कोई तरीका नहीं है, ये कोई लॉजिक नहीं है, बस खाली ऐसी तरीका है, ट्रिक सी मान समझ लीजिए। तो लिस्ट आ रहा है, देखो यहाँ पर लिस्ट में सबसे छोटा, तो लिस्ट में सबसे छोटा है तो इसका उल्टा कर दो, तो क्या जाएगा आपका सबसे बड़ा। और यहाँ पे हाईएस्ट में तो सबसे बड़ा, इसका उल्टा कर दो, सबसे छोटा। तो एलसीएम में क्या होगा, सबसे बड़ी घात दी जाएगी और एचसीएफ में सबसे छोटी। क्यों, क्योंकि एलसीएम में आपका क्या आ रहा है, लीस्ट मतलब सबसे छोटा, तो घात सबसे बड़ी लेनी है। यहाँ पे हाईएस्ट आ रहा है मतलब सबसे बड़ा, तो यहाँ पे घात सबसे छोटी लेनी है, मतलब उसका जस्ट उल्टा कर देना है। तो इस बात से हमें याद रह जाएगा कि हमें एचसीएफ में घात छोटी लेनी है या सबसे बड़ी लेनी है, या एलसीएम में घात सबसे छोटी लेनी है या सबसे बड़ी लेनी है। जस्ट इसका उल्टा कर दीजिए, उससे आपके घातें किस में छोटी लेनी है और किस में बड़ी लेनी है, उससे आराम से ये याद रहेगा। ठीक है, बस अब तुम्हें एक बात ध्यान रखनी है कि एलसीएम के अंदर जितने भी अभाज्य गुणनखंड होते हैं सब लिए जाते हैं, सबके सब। उसमें ऐसा नहीं है कि आप कोई जो अभाज्य गुणनखंड ले रहे हैं वो कॉमन वाला ही लेना है, यहाँ ऐसा नहीं है, इसमें सभी लेने हैं। जैसे मैंने आपको एलसीएम में यहाँ बताया था, कॉमन वाले भी लेने होते हैं, देखो यहाँ पे, और जो कॉमन होने से बच गए वो भी आपके एलसीएम में आते हैं। तो इसी बात से आप याद ध्यान रख सकते हैं कि एलसीएम में जितने भी अभाज्य गुणनखंड होते हैं सब लिए जाते हैं, चाहे वो कॉमन हो या ना हो, और उनकी जो घातें हैं एलसीएम में वो सबसे बड़ी आती हैं। वो तो हमने यहाँ से लिंक कर लिया है, किस में छोटी घात लेनी है किस में बड़ी घात लेनी है, वो हमारे यहाँ से लिंक हो जा रही है। बस इनका क्या कर दो, अपोजिट कर दो, इसका उल्टा कर दो, आराम से निकल जाएगा। ठीक है, और एचसीएफ में क्या देख रहे हैं, एचसीएफ में केवल वही अभाज्य गुणनखंड आए हैं जो दोनों में क्या है, कॉमन है। और वो बात यहाँ से ध्यान रखी जा सकती है आराम के साथ, जो हम छोटी क्लासों में एचसीएफ ज्ञात करते थे तो इस प्रकार से हम जोड़े बनाते थे, ठीक है ना। अब जिनके जोड़े बनते थे उन्हीं को यहाँ पे लेते थे, जिनका जोड़ा नहीं बनेगा वो एचसीएफ में नहीं आएगा। तो इसका मतलब सीधी सी बात है, यहाँ जो अभाज्य गुणनखंड आएंगे वो केवल वही आएंगे जो क्या हो, कॉमन हो, जो दी गई संख्याओं में क्या हो, दोनों में कॉमन हो, 2 हो 3 हो 4 हो, जितनी भी संख्याओं का हम एचसीएफ ज्ञात कर रहे हैं उन सभी संख्याओं में अभाज्य गुणनखंड क्या होने चाहिए, कॉमन होने चाहिए। ठीक है, और घातें तो मैंने आपको बता दिया किसमें छोटी किसमें बड़ी। तो डियर स्टूडेंट, मैं आशा करता हूं आप लोगों को एचसीएफ का बेसिक आपको समझ में आया होगा, और एचसीएफ को हम अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा कैसे ज्ञात कर सकते हैं वो आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब देखो जो हम जो क्वेश्चन आप करेंगे, एलसीएम हो या एचसीएफ हो, हमेशा हम क्या करेंगे, उनके गुणनखंडों को घातों के रूप में लिखेंगे, अभाज्य गुणनखंडों को घातों के रूप में लिखेंगे, और उसी से हम अपने आंसर दिया करेंगे। ठीक है, अब देखो ऐसा कोई नियम नहीं है कि आप लोग हाई स्कूल में हैं तो आप लोग घातों के रूप में लिखकर ही उनके एचसीएफ या एलसीएम ज्ञात करेंगे। आप चाहें तो इस प्रकार से आसानी से उसका एलसीएम एचसीएफ ज्ञात कर सकते हैं, जैसा आप छोटी क्लासों में करते थे।
क्योंकि एग्जाम में तो वो यही कहेगा अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम ज्ञात कीजिए या एचसीएफ ज्ञात कीजिए, तो सीधा कर देना है। ठीक है, जरूरी नहीं कि हम उसे घातों पे लेके जाएंगे। ठीक है, लेकिन घातों पे करेंगे तो अच्छी बात है। ठीक है ना, क्योंकि हमारे यहाँ पे एनसीईआरटी में घातों के रूप में ही आप इनको सॉल्व किया गया है। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ आपको हमारा ये एचसीएफ का जो पंगा है, जिसका जो आपकी कहानी है एचसीएफ की, आपको समझ में आई होगी। ठीक है, तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, आपको यहाँ से अगर इन्फॉर्मेशन, एक अच्छी इन्फॉर्मेशन आपको मिली हो, तो आप वीडियो को लाइक करें और अपने यूट्यूब चैनल मोहन सिंह लेक्चर्स को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड में शेयर करें, जिससे मैक्सिमम स्टूडेंट का बेनिफिट हो सके। ठीक है, तो आप तैयारी करते रहें। बेस्ट ऑफ लक।